आशा संगिनी बहनों को नमस्कार। परिवार नियोजन के इस सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस सत्र में हम बात करेंगे कि प्रसव पश्चात परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है, परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन की अस्थायी और स्थायी विधियां कौन-कौन सी हैं और उसको कैसे उपयोग किया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि किस प्रकार से है और आशा कार्यकर्ता और संगिनी की परिवार नियोजन कार्यक्रम में क्या भूमिका है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रसव पश्चात परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है? परिवार नियोजन गर्भावस्था में होने वाली जटिलताओं, मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं एवं होने वाली मृत्यु को कम कर सकता है यदि महिला सही उम्र में गर्भधारण यानी कि 20 वर्ष से अधिक उम्र में गर्भधारण करती है। योग्य दंपति दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर रखते हैं और अनचाहे गर्भ से बचाव करते हैं, तो इससे महिला और होने वाले शिशु के का पोषण स्तर और स्वास्थ्य अच्छा होता है और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन से यहाँ हम समझ रहे हैं कि जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। दंपति अपनी मर्जी से यह फैसला करें कि उन्हें बच्चा कब चाहिए और कब नहीं चाहिए। जब तक उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, वे मनपसंद परिवार नियोजन का तरीका चुनें और उसे प्रयोग करें। ऐसा करने से उनकी इच्छा से बच्चे होंगे, ना कि संजोग से होंगे। प्रसव पश्चात परिवार नियोजन की सलाह कब दे सकते हैं? जीवित शिशु जन्म के बाद अंतर रखने के बारे में सुझाव दिया जाना चाहिए। जीवित शिशु जन्म के बाद अगले गर्भ के प्रयास में कम से कम 24 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए, जिससे माता को गर्भावस्था व प्रसव के समय के खतरों से तथा शिशु को प्रतिकूल खतरों से बचाया जा सके। इसी प्रकार गर्भपात के बाद परिवार नियोजन की सलाह कब दे सकते हैं? गर्भपात के बाद अगले गर्भधारण में कम से कम 6 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए, जिससे माता तथा शिशु को गर्भावस्था व प्रसव के समय प्रतिकूल खतरों से बचाया जा सके। प्रसव के बाद गर्भधारण की संभावना कब अधिक होती है, इसको जानकर हम उसी के अनुसार प्रसव पश्चात परिवार नियोजन की सलाह दे सकते हैं लाभार्थियों को। तो यदि बात करें कि केवल स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिला रही हैं, ऊपर का कुछ भी नहीं दे रही हैं, तो ऐसी महिलाओं में गर्भधारण की संभावना प्रसव के 6 माह बाद होती है। इसी प्रकार केवल स्तनपान न कराने वाली माताएं जो कि अपने दूध के साथ साथ ऊपर से शहद, घुट्टी या पानी और ऊपर का दूध दे रही हैं, ऐसी महिलाओं में प्रसव के 6 हफ्ते बाद ही गर्भधारण की संभावना हो सकती है। जो महिलाएं स्तनपान करा ही नहीं रही हैं, वैसी महिलाओं में प्रसव के 4 हफ्ते बाद ही गर्भधारण की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार जिन महिलाओं का गर्भपात हुआ है, उन्हें गर्भपात के 11 दिन बाद ही गर्भधारण की संभावना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह देखना है कि हमें किस लाभार्थी को कब परामर्श दिया जाना है। यदि परिवार नियोजन की विधियों की बात करें तो परिवार नियोजन की विधियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थायी विधियां, जिसके अंतर्गत महिला नसबंदी एवं पुरुष नसबंदी आता है। साथ ही अस्थायी विधियां, जिसमें कि अंतरा इंजेक्शन, आईयूसीडी, गर्भ निरोधक गोलियां, मालायन और छाया, साथ ही कॉन्डोम आता है। आइए अब सभी विधियों के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतरा इंजेक्शन की, जो आजकल बहुत अधिक प्रचलन में है। इसे मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इंजेक्शन भी कहा जाता है, जिसे एमपीए या अंतरा के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं के लिए एक सरल, सुरक्षित व असरदार तिमाही गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। आरटीआई, एसटीआई तथा एचआईवी के संक्रमण से यह इंजेक्शन बचाव नहीं करता है। इसको बंद करने के बाद पुनः गर्भधारण करने में 7 से 10 माह का समय लगता है। इस विधि को शुरू करने के पहले प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा जांच कराना अत्यंत आवश्यक होता है। निर्धारित तिथि पर लगवाने से इसकी प्रभावशीलता बनी रहती है। अंतरा इंजेक्शन, जैसे कि अभी हमने बात की कि प्रत्येक 3 माह पर लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद यह बात ध्यान में रखें कि इंजेक्शन लगने के बाद उस जगह पर मालिश नहीं करें। इंजेक्शन लगने की जगह पर गर्म सिकाई नहीं करनी है। इंजेक्शन लगवाने के बाद लाभार्थी को स्वास्थ्य केंद्र में 5 से 10 मिनट तक ठहरने के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ ही अंतरा कार्ड भी
बनाया जाता है लाभार्थी का, जिसमें कि प्रत्येक 3 माह पर जो उसे इंजेक्शन दिया जाना है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उपकेंद्र स्तर पर। अंतरा इंजेक्शन लगवाने के बाद कई बार महिलाओं की माहवारी अनियमित हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि असामान्य रक्तस्राव होता है, या कई बार माहवारी के दौरान लंबे समय तक रक्तस्राव होता है और कई महिलाओं में माहवारी नहीं आती है। तो आपको महिला को यह सलाह देनी है कि अंतरा का प्रयोग बंद करने के कुछ माह बाद महिला को पहले की तरह ही माहवारी होने लगती है, तो इससे घबराना नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि अंतरा इंजेक्शन का प्रयोग कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। अंतरा इंजेक्शन का प्रयोग ऐसी महिलाएं जो एस्ट्रोजन युक्त माला एंड गर्भनिरोधक तरीकों का प्रयोग नहीं कर रही हैं, वे महिलाएं, साथ ही प्रसव के 6 सप्ताह उपरांत स्तनपान करा रही महिलाएं, जो महिलाएं स्तनपान नहीं करा रही हैं या जिनका गर्भपात हो गया है, उनके लिए भी यह साधन तत्काल ही गर्भनिरोधक के रूप में काम कर सकता है। और यदि लाभार्थी के पेड़ों में सूजन है तो भी अंतरा इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। कौन सी महिलाएं अंतरा इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकती हैं? वे जो गर्भवती हैं, 6 सप्ताह तक स्तनपान करा रही महिलाएं, उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी 160/100 या इससे अधिक है, या असामान्य योनि से स्राव है, तो ऐसी स्थिति में महिला अंतरा इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकती। दूसरी परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है आईयूसीडी। आईयूसीडी से यहाँ हमारा तात्पर्य है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यह छोटा टी आकार का लचीला साधन है जिसे प्रशिक्षित एवं अनुभवी स्वास्थ्यकर्ता के द्वारा गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। आईयूसीडी कब लगाया जा सकता है? आईयूसीडी मासिक धर्म शुरू होने के 12 दिन के भीतर लगाया जा सकता है। साथ ही जटिलता रहित गर्भपात के 10 दिन के भीतर लगाया जा सकता है। आईयूसीडी असुरक्षित संभोग हो जाने के बाद 5 दिनों के भीतर लगाया जा सकता है, जो कि आपातकालीन गर्भनिरोधक की तरह ही कार्य करती है। प्रसव के बाद आईयूसीडी कब लगवा सकते हैं? प्रसव पश्चात 48 घंटे के अंदर या 6 सप्ताह के बाद इसे लगाया जा सकता है। पीपीआईयूसीडी 48 घंटे के बाद से 6 सप्ताह तक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि बच्चेदानी में इस समय बदलाव हो रहे होते हैं, तो संक्रमण होने की संभावना हो सकती है और आईयूसीडी अपने स्थान से हट भी सकती है। आपको अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आईयूसीडी 2 प्रकार की देखने को मिल सकती है। पहली है आईयूसीडी 380A, जो कि टी आकार की होती है और 10 वर्ष के लिए प्रभावी होती है। दूसरी है आईयूसीडी 375, जो इन्वर्टेड यू आकार की होती है और 5 वर्ष के लिए प्रभावी होती है। आईयूसीडी का प्रयोग अधिकांश महिलाएं कर सकती हैं। यह सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। जांच के बाद प्रशिक्षित एनम, नर्स या डॉक्टर द्वारा ही इसे लगाया जाता है। जो भी महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, धात्री महिलाएं, उच्च रक्तचाप वाली महिलाएं जिनका बीपी 140/90 से अधिक है, या धूम्रपान करने वाली महिला, या अधिक आयु की महिला यानी कि 35 वर्ष से अधिक आयु की महिला है, या एनीमिया से पीड़ित महिलाएं हैं, तो वो आईयूसीडी लगवा सकती हैं। आईयूसीडी कौन नहीं लगवा सकता है? आईयूसीडी वो महिलाएं जो गर्भवती हैं वो नहीं लगवा सकती हैं, साथ ही जिनके पेड़ों में सूजन है, एड्स, यौन संचरित संक्रमण या उसका खतरा है, असामान्य योनि से स्राव है, ग्रीवा बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय या अंडाशय का कैंसर है, संक्रमित प्रसव या गर्भपात के बाद आईयूसीडी नहीं लगवा सकते हैं। कई बार महिलाओं को आईयूसीडी लगवाने के बाद दिक्कतें होती हैं, तो ऐसी स्थिति में महिला को डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि आईयूसीडी लगवाने के बाद महिला को तेज बुखार आने एवं ठंड लग रही है, अगर धागे से परेशानी हो रही है, या आईयूसीडी महसूस नहीं हो रही है या चुभ रही है, माहवारी का ना आना, योनि से अस्वाभाविक खून का बहाव होना, पेड़ों में दर्द होना और योनि से बदबूदार पानी आना, ऐसी स्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। कई बार समुदाय में आईयूसीडी से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां हमें देखने को मिलती हैं, तो आशा कार्यकर्ता और संगिनी की यह भूमिका हो जाती है कि इससे जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करें, सही तथ्य को लाभार्थियों को बताएं और इसे अपनाने के लिए प्रेरित करें। तो आइए जानते हैं जुड़ी हुई भ्रांतियां और उससे संबंधित सही संचार। आईयूसीडी गर्भाशय को छोड़कर शरीर में घूमती रहती है, ऐसा बहुत सारी महिलाओं का मानना है।
लेकिन इससे जुड़ा सही तथ्य यह है कि आईयूसीडी प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर द्वारा गर्भाशय में लगाई जाती है। ये गर्भाशय को छोड़कर कहीं नहीं जाती है और कहीं भी घूमती नहीं है। आईयूसीडी से जुड़ी दूसरी भ्रांति है कि यह बहुत बड़ी होती है और यह ऊपर चढ़ जाती है। उस स्थिति में आपको योग्य दंपति को यह सलाह देनी है कि यह बहुत छोटी टी आकार की बनी हुई होती है और यह गर्भाशय में लगाई जाती है। यह एक पन्नी को भी नहीं फाड़ सकती है और ना ही शरीर की किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है, और कोई भी समस्या होने पर आप डॉक्टर से सलाह करके इसे निकलवा सकते हैं। इसके कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। समुदाय में कई महिलाओं का मानना होता है कि आईयूसीडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी स्थिति में आपको उन्हें बताना है कि आईयूसीडी महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। यदि कोई महिला गर्भवती हो या उसके प्रजनन अंगों में कोई यौन संक्रमण हो तो उन्हें आईयूसीडी नहीं लगाया जाता है। इसकी पुष्टि डॉक्टर पहले करके तभी आईयूसीडी लगाते हैं। कई बार समुदाय में यह भी सुनने को मिलता है कि आईयूसीडी लगवाने से ज़्यादा रक्तस्राव होता है। ऐसी स्थिति में आप लाभार्थी को बताएं कि आईयूसीडी लगवाने के कुछ समय तक अधिक रक्तस्राव हो सकता है, जो कि समय के साथ ठीक हो जाता है। ज़्यादा रक्तस्राव होने पर प्रशिक्षित नर्स डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। परिवार नियोजन की तीसरी अस्थायी विधि है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये असुरक्षित संभोग हो जाने के बाद अनचाहे गर्भ से बचने के लिए 3 दिनों यानी कि 72 घंटे के भीतर जल्द से जल्द खाई जाती है, एवं जितनी जल्दी से जल्दी ली जाए उतना ही गर्भधारण की संभावना कम होती है। ये पिल्स लेने के बाद संभावित समय के 1 सप्ताह बाद तक माहवारी ना आए तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि लेने के 2 घंटे के भीतर उल्टी हो जाए तो महिला फिर से एक गोली ले ले। प्रसव के पश्चात यह गोली 4 सप्ताह के बाद ही ली जा सकती है। इसके बाद अस्थायी परिवार नियोजन का साधन आता है कॉन्डोम। कॉन्डोम प्रसव के तुरंत बाद प्रयोग किया जा सकता है। हर बार संभोग के समय नए कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए। कॉन्डोम अनचाहे गर्भ के साथ साथ यौन रोग व एड्स से भी बचाता है। आइए अब गर्भ निरोधक गोलियों की बात करते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटक्रोमेन यानी कि छाया गोलियों की। छाया हार्मोन रहित, सुरक्षित व प्रभावी गोली है। यह एनीमिया से ग्रसित महिलाओं के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि छाया गोली खाने के बाद माहवारी थोड़ी कम हो जाती है और ज़्यादा अंतराल पर होती है। यह रोज़ रोज़ नहीं खानी पड़ती। पहले 3 माह हफ्ते में 2 बार और उसके बाद सप्ताह में 1 बार ली जानी रहती है। छाया गर्भनिरोधक गोली लेने के शेड्यूल से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे गोली को खाना है। यदि पहले दिन की गोली ली गई है रविवार को, तो रविवार और बुधवार को उसे खानी है। यदि सोमवार से शुरू कर रही है तो सोमवार और फिर उसके बाद गुरुवार को उसे गोली लेनी है। इसी प्रकार मंगलवार से अगर शुरू कर रही है तो मंगलवार और शुक्रवार को लेनी है। बुधवार को शुरू कर रही है तो बुधवार और शनिवार को लेनी है। इस तरह से पहले 3 महीने उसे सप्ताह में 2 बार गोली खानी है और 3 महीने बाद उसे सप्ताह में 1 बार ही गोली खानी है। उसे एक दिन अपना निर्धारित कर लेना है और उसी के अनुसार उसे गोली का सेवन करना होगा। छाया गोली कब से ले सकते हैं? माहवारी शुरू होने के पहले दिन से छाया गोली शुरू करनी है, और छाया गोली की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर द्वारा महिला की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए कि महिला गर्भवती तो नहीं है। यदि महिला केवल स्तनपान करा रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ माँ अपना दूध दे रही है, ऊपर का शहद, घुट्टी, पानी या बकरी का दूध कुछ भी बच्चे को नहीं दे रही है, ऐसी महिलाएं, और साथ ही वो महिलाएं जो केवल स्तनपान न करा के साथ अपने दूध के साथ साथ ऊपर का भी कुछ दे रही हैं, और स्तनपान नहीं कराने वाली महिलाएं भी छाया गर्भनिरोधक गोली प्रसव के तुरंत बाद शुरू कर सकती है, चाहे महिला स्तनपान करा रही है या नहीं करा रही है। यदि महिला का गर्भपात हुआ है तो गर्भपात के बाद तुरंत या 7 दिन के अंदर शुरू कर सकते हैं छाया गोली। यदि महिला गोली खाना भूल जाती है तो उसे कैसे मैनेज करना है? यदि महिला गोली खाना भूल जाएगी तो उसे जितना जल्द से जल्द हो सके ले ले। यदि 1 या 2 दिन गोली खाना भूल गई है लेकिन अभी 7 दिन नहीं हुआ है तो सामान्य समय सारिणी के अनुसार उसे जारी रखना है, और लाभार्थी को अगले मासिक धर्म शुरू होने तक बैकअप विधि यानी कि
कॉन्डोम का इस्तेमाल करना है। यदि 7 दिन से ज़्यादा दिन तक गोली लेना भूल गई है तो लाभार्थी को नए प्रयोगकर्ता की तरह इसे फिर से लेना शुरू करना है, यानी कि 3 महीने तक सप्ताह में 2 बार और 3 माह के बाद से सप्ताह में 1 बार गोली लेनी होगी उसे। दूसरी गर्भ निरोधक गोली है माला एन। माला एन, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन होते हैं। एक सुरक्षित हार्मोनल गोली है और इसे रोज खाई जानी है। गोलियों का उपयोग शुरू करने से पहले डॉक्टर एनम से जांच कराना आवश्यक होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये गोलियां आरटीआई, एसटीआई तथा एचआईवी संक्रमण से बचाव नहीं करती हैं। गर्भनिरोधक गोली माला एन का जो पैकेट होता है उसमें 28 गोलियां होती हैं, जिसमें से 21 गोलियां गर्भनिरोधक हार्मोनल गोली होती है और उसमें से 7 गोलियां जो होती हैं वो आयरन की होती हैं। माहवारी शुरू होने के 1 से 5 दिन तक कभी भी गोली लेना शुरू कर सकते हैं। प्रसव के बाद माला इन गोलियां लेना महिला कब से शुरू कर सकती है? यदि महिला अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है तो ऐसी महिलाएं 6 माह के बाद से ही गोली का सेवन शुरू करेंगी। यदि महिला स्तनपान नहीं करा रही है तो 3 सप्ताह बाद से प्रसव के बाद शुरू कर सकती है, और जिन महिलाओं का गर्भपात हुआ है वो गर्भपात के दिन से लेकर 7 दिन के बाद से गोली लेना शुरू कर सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि माला एन गोली खाना उन महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है जिनमें निम्न संकेत दिखें। यदि महिला को पीलिया है, महिला को स्ट्रोक, लकवा अथवा हृदय रोग के लक्षण हैं, उसके पैरों की शिराओं में रक्त का थक्का जम रहा है, यदि महिला धूम्रपान करती है या उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है, महिला को उच्च रक्तचाप की शिकायत है, यानी कि उसका बीपी 140/90 या उससे अधिक है, माइग्रेन की शिकायत है, तो यदि महिला में उपरोक्त सूची में से कोई भी समस्या है तो उसे गोलियों के अलावा डॉक्टर से किसी अन्य विधि का प्रयोग करने की सलाह लेनी चाहिए। कई बार माला एन गोलियां लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। शुरू के 2-3 महीने परेशानियां हो सकती हैं, वे इस प्रकार से हैं। मासिक चक्र में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि मासिक चक्र में बीच बीच में खून या दाग धब्बे हो सकते हैं, मासिक रक्तस्राव कम हो सकता है या कम दिनों तक हो सकता है। इसके साथ साथ सिर दर्द या चक्कर आना, जी मिचलाना, स्तनों में भारीपन और हल्का दर्द होना, वजन में परिवर्तन आना और मूड में परिवर्तन आना, ये सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं गोली खाने से। ये नुकसानदायक नहीं है और अक्सर 2-3 माह में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। यदि महिला गोली खाना भूल जाती है तो आशा उसे निम्न सलाह दे सकती है। अगर 1 या 2 हार्मोनल गोली यानी कि सफ़ेद वाली गोली खाना भूल गई है तो उसे जल्द से जल्द 1 गोली ले ले या निर्धारित समय पर 2 गोली ले ले। यदि हार्मोनल गोली 3 या उससे ज़्यादा खाना भूल गई है पहले या दूसरे सप्ताह में, तो 1 गोली जल्द से जल्द ले ले और निर्धारित समय पर गोली लेना जारी रखे। अगले 7 दिनों तक बैकअप विधि का प्रयोग करें। यदि पिछले 72 घंटे में संभोग किया है तो ईसीपी का यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग करें। यदि 3 या उससे ज़्यादा हार्मोनल गोली खाना भूल गए हैं तीसरे सप्ताह में, तो 1 गोली जल्द से जल्द ले लें और निर्धारित समय के अनुसार हार्मोन की गोलियों को ले आयरन की गोलियों को फेंक दें। हार्मोनल गोलियां खत्म होने के अगले दिन से नया पत्ता शुरू करें। अगले 7 दिनों तक बैकअप विधि का प्रयोग करें। यदि पिछले 72 घंटे में संभोग किया है तो ईसीपी का प्रयोग करें। अभी तक हमने परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों के बारे में जाना। अब हम परिवार नियोजन की स्थायी विधि के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पहले बात करेंगे महिला नसबंदी। इसमें 2 तरह की विधियां हैं, पहली मिनी लैब और दूसरी है दूरबीन विधि। ये एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा महिला के पेट में एक छोटा सा चीरा लगाकर नलियों को बांधकर या काटकर किया जाता है, जिससे कि महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। प्रसव के 7 दिनों के अंदर या 6 सप्ताह बाद ही मिनी लैब विधि द्वारा ये किया जा सकता है। प्रसव पश्चात नसबंदी 7 दिन के बाद से 6 सप्ताह तक नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चेदानी में इस समय बदलाव हो रहे होते हैं, तो संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। महिला नसबंदी कब नहीं करवानी चाहिए? यदि प्रसव को 1 सप्ताह हो गया है और 6 माह नहीं बीते हैं तो नसबंदी नहीं करानी चाहिए। यदि महिला गर्भवती है, यदि जननांगों में संक्रमण है और गंभीर कोई स्वास्थ्य समस्या है, ऐसी स्थिति में भी महिला नसबंदी नहीं करानी चाहिए।
महिला नसबंदी कराने के बाद यदि महिला को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उसे डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो ऐसी कौन-सी स्थितियाँ हो सकती हैं? यदि महिला को तेज बुखार है, यदि टाँके वाली जगह से खून निकल रहा है, यदि टाँके वाली जगह पे दर्द या सूजन है, यदि पेट में दर्द है या महिला को चक्कर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरी परिवार नियोजन की स्थायी विधि है पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी में शुक्राणुवाहक नलिकाओं को बांध दिया जाता है। इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं और चीरे या टाके की जरूरत नहीं होती है। नसबंदी होने पर योग्य दंपति को 90 दिनों के लिए कॉन्डोम या अन्य गर्भनिरोधक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। 90 दिनों के बाद वीर्य की जांच करवानी चाहिए जिससे कि पता चल सके कि उसके वीर्य में शुक्राणु तो नहीं है। आइए अब बात करते हैं आशा को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वह किन गतिविधियों के संचालन के बाद दी होती है। महिला नसबंदी करवाने पर आशा को 200 रुपए की प्रतिपूर्ति राशि एवं पुरुष नसबंदी करवाने पर रुपए 300 की प्रतिपूर्ति राशि दी होती है। इसी प्रकार 2 बच्चों के पश्चात स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर रुपए 1000 की प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। शादी के पश्चात 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अंतराल रखने हेतु प्रेरित करने पर रुपए 500 और इसी प्रकार 500 रुपए प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अंतराल रखने हेतु प्रेरित करने पर भी देय होती है। लाभार्थी को पीपीआईसीडी लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने या सहयोग करने पर या फिर पीएआईसीडी लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने या सहयोग करने पर भी आशा को रुपए 150 की प्रतिपूर्ति राशि देय होती है। महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरांत फॉलो अप करना तथा समस्त सेवाएं दिलवाना प्रति केस आशा को रुपए 150 की प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है और महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरांत फॉलो अप करना तथा समस्त सेवाएं दिलवाने पर प्रति केस रुपए 225 की प्रतिपूर्ति राशि देय होती है। इसी प्रकार मिशन परिवार विकास के अंतर्गत जो 57 जिले आते हैं उसके अंतर्गत आशा को परिवार नियोजन संबंधित निम्न कार्यों को करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पुरुष नसबंदी करवाने पर रुपए 400 की, अंतराल एवं गर्भपात के उपरांत महिला नसबंदी करवाने पर रुपए 300 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रसव पश्चात महिला नसबंदी करवाने पर रुपए 400 की, लाभार्थी को नई पहल किट वितरण करने के संबंध में प्रति किट रुपए 100 की प्रतिपूर्ति राशि दी होती है और लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने एवं त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाने पर रुपए 100 की प्रतिपूर्ति राशि आशा को देय होती है। परिवार नियोजन में आशा की भूमिका की यदि बात करें तो आशा को गृह भ्रमण के दौरान योग्य दंपतियों के घरों का भ्रमण करना है और परिवार नियोजन कराने के लाभ के बारे में योग्य दंपतियों को बताते हुए साधन को अपनाने हेतु प्रेरित करना है। परिवार के सदस्यों को भी परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लाभ के बारे में बताएं जिससे योग्य दंपति को आवश्यक सहयोग परिवार का भी मिल सके। लाभार्थी को विश्वास दिलाएं कि उनकी कही हुई बातें गोपनीय रखी जाएंगी और आशा को साथ में वीएचआईआर में योग्य दंपतियों की जानकारी भाग 8 में अपडेट करनी है। इसी प्रकार आशा संगिनी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी आशाओं को अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान परिवार नियोजन से संबंधित ज्ञान एवं कौशल संबंधित क्षमतावर्धन करती रहेगी और सपोर्टिव सुपरविजन भी उसे करना है। आशा को मिलने वाली परिवार नियोजन से संबंधित प्रोत्साहन राशि में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो पीसीपीएम से मिलकर उसका समाधान करे और समय समय पर आशाओं को भी उनको मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बारे में बताती रहे। आशा संगिनी ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन कर भ्रमण करें जहां पे परिवार नियोजन में कठिनाई आ रही है या परिवार नियोजन के केस कम हो रहे हैं। ऐसी जगह पे भ्रमण करके आशाओं को आवश्यक सहयोग देना है और वीएचआईआर में योग्य दंपतियों की जानकारी भाग 8 में अपडेट करवाने में भी आशा को सहयोग करना है। संगिनी बहनों, इस सत्र में हमने परिवार नियोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए इस जानकारी को एक क्विज के माध्यम से दोहरा लेते हैं। आपको आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे।
आपको सही उत्तर बताना है और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाना है। पहला प्रश्न है, गर्भपात के बाद अगली गर्भधारण में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, गर्भपात के 6 माह बाद, गर्भपात के 1 वर्ष बाद, गर्भपात के तुरंत बाद या गर्भपात के 42 दिन बाद। इसका सही उत्तर है गर्भपात के बाद अगली गर्भधारण में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। क्विज का दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, आयुसीडी कौन नहीं लगवा सकता है? आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, स्तनपान करा रही माताएं, ग्रीवा गर्भाशय या अंडाशय का कैंसर है जिन्हें, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप वाली महिलाएं या जिन्हें मधुमेह है। इसका सही उत्तर है आयुसीडी वो महिलाएं नहीं लगवा सकती हैं जिन्हें ग्रीवा गर्भाशय या अंडाशय का कैंसर है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रसव के कितने दिन बाद ले सकते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, 1 सप्ताह बाद से, 4 सप्ताह बाद से, प्रसव के तुरंत बाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रसव के 4 सप्ताह बाद से ले सकते हैं। आइए अब प्रश्न 4 हल करते हैं जो इस प्रकार से है, सेंट्रोमेन छाया हार्मोन रहित गर्भनिरोधक गोली का सेवन कैसे करना है? विकल्प इस प्रकार से हैं, माहवारी के 3 दिन से प्रतिदिन 1 गोली लेनी है, पहले 3 माह हफ्ते में 2 बार और उसके बाद सप्ताह में 1 बार लेनी है, पहले हफ्ते में 2 बार उसके बाद प्रतिदिन 1 गोली लेनी है, माहवारी के 5 दिन से प्रतिदिन 1 गोली का सेवन करना है। सही उत्तर है सेंट्रोमेन हार्मोन रहित गर्भनिरोधक गोली पहले 3 माह हफ्ते में 2 बार और 3 माह बाद से सप्ताह में 1 बार ली जानी है। क्विज का आखिरी प्रश्न इस प्रकार से है, 2 बच्चों के बाद स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर आशा को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? विकल्प इस प्रकार से हैं, रुपए 300, रुपए 1000, रुपए 600 या रुपए 1500। इसका सही उत्तर है रुपए 1000 की प्रोत्साहन राशि आशा को 2 बच्चों के बाद स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर दिया जाता है। संगिनी बहनों, हम आशा करते हैं कि इस सत्र में परिवार नियोजन से संबंधित दी गई जानकारी आपको क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र संचालन में मदद करेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।